नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। महिला आरक्षण विधेयक 2023 जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया, वो दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित हो गया है। पहले लोकसभा में 454 मतों से ये विधेयक पास हुआ, उसके बाद गुरुवार को राज्यसभा में निर्विरोध पास हो गया। इसके बाद अब संसद और विधानसभा सभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि अब भी सरकार को इसे लागू करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चुनौतियों में सबसे पहले जनगणना और उसके बाद परिसीमन है। ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो आसान दिखते जरूर हैं, लेकिन है नहीं। आज दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम देश की राजधानी दिल्ली में हुए। एक और जहां बीजेपी मुख्यालय में तमाम बीजेपी की महिला सांसद और कार्यकर्ताओं ने पीएम का अभिनंदन किया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बिल से जुड़े कई सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने मांग की कि जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, यानी कि ये ओबीसी भाई बहनों का हक है। कास्ट सेंसस के आंकड़े अभी जारी हो, नई जनगणना जाति के आधार पर हो और महिला आरक्षण 10 साल बाद नहीं बल्कि अभी से लागू हो। मैं आज देश की हर माता को, हर बहन को, हर बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों 20 और 21 सितंबर को हम सबने एक नया इतिहास बनते देखा है और हम सबका सौभाग्य है कि इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है। प्रधानमंत्री जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, मातृशक्ति की तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि देश के आज़ादी के बाद मातृशक्ति के उत्थान के लिए उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। निश्चित रूप से हमारी मातृशक्ति को, माताओं बहनों को अब हर क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिलेगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं। आदिवासी क्या कंट्रोल कर रहे हैं, दलित क्या कंट्रोल कर रहे हैं। ओबीसी हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है, ओबीसी ऑफिसर्स। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? हम हमेशा ये चाहते थे, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे या सोनिया जी ने ये 33% आरक्षण 2010 में पेश किया था कि महिलाओं की जो भागीदारी हो, सक्रिय रूप से भागीदारी वो राजनीति में कर सके, समाज में कर सके। क्योंकि महिलाएं अगर किसी समाज से जुड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो वो उसका वेलफेयर बहुत अच्छे तरीके से करेंगे लोगों से, तो उनका इमोशनल अटैचमेंट होता है। लेकिन जो चर्चाएं मैंने 2 दिन की सुनी हैं, उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी 9.5 साल बाद फिर महिलाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये एक चुनावी जुमला साबित होने वाला है। परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद जनसंख्या की गणना होगी, जनसंख्या की गणना होगी, उसके बाद ही आरक्षण लागू होगा। मेरा मोदी जी से ये सवाल है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि अब 2024 में भाई शुरुआत कीजिए ना। इस वक्त आप देश के प्रधानमंत्री हैं, 2024 में महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए। 33% की भागीदारी आधी आबादी को आप देने का काम इस इलेक्शन से करिए, एग्जाम्पल सेट करिए। आपने नोटबंदी तो एक रात में कर दी,
आपने जिस दिन लॉकडाउन करना था आपने बिना प्लानिंग के एक रात में कर दिया। तो ये तो पूरे देश को चलाने वाला बिल है, इसमें क्यों देरी हो रही है? इसके लिए इतने टर्म एंड कंडीशंस क्यों लगाए जा रहे हैं? ये सरकार से मेरा सवाल है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि कहीं ना कहीं आधी आबादी का ख्याल यहाँ पर इस बिल के जरिए रखा गया है। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सचिन गुप्ता जी भाजपा प्रवक्ता लाइव जुड़ चुके हैं, मोहन काला जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर पंकज पेनुली यूकेडी नेता हैं, डीके पाल आप प्रवक्ता हैं और जयसिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले सचिन गुप्ता जी, आप लोगों के लिए सेलिब्रेशन टाइम है क्योंकि 27 सालों से बेशक ये विधेयक जो था वो चर्चाओं में था, लेकिन आप लोगों को मौका मिला है इसे दोनों सदनों में पेश करने का भी और पास करवाने का भी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए, भारत की जो आधी आबादी है, हमारी मातृशक्ति, उनके लिए जो है इस समय अभिनंदन का, उनके जश्न का जो है ये माहौल है। क्योंकि आज तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियों ने जो है राज किया है इस देश के अंदर, उन्होंने की बात करते हुए जरूर उन्होंने जो है इस पे बातें करी हैं, लेकिन अगर इसको कोई कानून का रूप दिया है या इसको जो है अधिकार देने का काम किया है तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये दिव्य दर्शन जी कोई पहला मौका नहीं है कि नारी का सम्मान, भारतीय नारी का सम्मान जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप देखिए, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विषय हो, चाहे कन्या धन योजना के माध्यम से जो है बेटियों को जो है आगे बढ़ाने का, उनको सम्मान देने का विषय हो, और चाहे 3 तलाक का जो एक कुठारघात जो है एक अल्पसंख्यक महिलाओं के ऊपर होता था, उनसे भी जो है उनको निजात दिलाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और अब 33% आरक्षण देने का काम भी जो है महिलाओं को अगर देने का काम किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तो जश्न मनाने का अवसर है ही है और मनाना भी चाहिए, क्योंकि हमने वो ऐतिहासिक काम करके दिया है जो वर्षों से जो है जिसकी इंतजार इस देश की महिलाएं कर रही थी। तो निश्चित रूप से हम आभार प्रकट करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हम आभार प्रकट करते हैं भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण संगठन के रूप में जो है, जो हमारा संगठन है उनका हम अभिनंदन करते हैं कि उनके माध्यम से आज जो है देश को यह मौका मिला है, देश की महिलाओं को यह मौका मिला है। और अब आने वाला जो समय होगा, चाहे वो संसद का हो चाहे विधानसभा को, उसमें 1/3 बहुमत के रूप में जो है हमारी मातृशक्ति जो है इस देश का नेतृत्व करने के लिए आगे आएगी। तो ये देश के लिए भी जो है एक अच्छा अवसर होगा भविष्य में, और महिलाओं के लिए भी, क्योंकि जिन महिलाओं को हमेशा जो है देश में जो है कहीं ना कहीं हर उससे जो है दूसरे पायदान पे रखा जाता था, वो जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकारों में जो है भविष्य में जो है अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर देश का नेतृत्व करेंगी। देश को नए कानून को, देश में नई समस्याओं को, महिलाओं की बातों को जो है और दमदार तरीके से जो है सदन के अंदर रखने की उनकी ये व्यवस्था बन जाएगी। तो इसके लिए जो है बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र हैं और निश्चित रूप से जो है आगे इसका लाभ महिलाओं को मिलेगा। जयसिंह रावत जी, आपके पास आऊंगी सर। जिस तरीके से ये पूरा विधेयक जो है वो दोनों सदनों में पारित हो चुका है, खुशी की बात है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ाने का प्रयास है इस विधेयक के माध्यम से, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या चुनौतियां मानते हैं? लगभग 27 सालों से उलझा हुआ था मामला, और 1996 से लगातार कई सरकारें आती रही, प्रयास करती रही, लेकिन ये पास नहीं हो पाया। एक बार तो मनमोहन सिंह जी के जमाने बड़ी छीना झपटी हुई, उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों ने के जो बिल था वो छीना, बड़ी वो ये अंबिका सोनी थी और कई जो महिला MP थी उन्होंने कानून मंत्री थे भारद्वाज साहब, उनको बचाने की कोशिश की। इतना हंगामा वहां हो गया था तो कोई हिम्मत नहीं कर पाया। तो इस समय उठा है, और बड़ी अच्छी बात तो यह है कि पॉलिटिकल कंसेंसस है, एक दूसरे की तो मतलब दूसरे को आलोचना करते हैं तो लोकतंत्र चलता है, लेकिन राष्ट्रहित में इस तरह से कंसेंसस बने तो अच्छी बात है। लेकिन अभी जो ये बड़ी उपलब्धि है, तो आपने सुना होगा कि पोस्ट डेटेड चेक होता है ना, तो पोस्ट डेटेड चेक होता है, तो अब उसको अभी आप कैश नहीं कर सकते, उसको बाद के डेट का वो देते हैं कि भाई उस डेट में आपको
अगले साल मार्च में अप्रैल में की तारीख डाल देते हैं, तो वो तब उससे पहले उसको यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें तो तारीख भी नहीं है कि अब कब होगा, क्योंकि दिक्कत इसमें दो चीजें थी। एक तो वास्तव में टेक्निकल दिक्कतें थी। आपका जो 1900 आपका 2002 का जो अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन जो कानून है, 84वां संशोधन था, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज स्पेशली अमेंडेड 84th amendment in 2002 not to have interstate delimitation of constituencies till the first census conducted after the year 2026. Thus, the present constituency carved out on the basis of 2001 census. आप समझ रहे हैं? जो कानून बना हुआ है, इस कानून के तहत ये सरकार भी अभी तत्काल नहीं कर सकती थी। तो वो फैक्ट है। माना चाहते भी, अभी तो विपक्ष वाले कह रहे हैं भाई तो आप तत्काल लागू करो। तो ये तत्काल तो तब तक, क्योंकि या तो आपको 2002 का जो अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है, पहले उसका अमेंडमेंट करना पड़ता है, जिसमें लिखा हुआ है कि 2026 तक भाई आप महिलाओं को सीट देंगे ना। पहले तो डिलिमिटेशन करनी, परिसीमन करेंगे, कौन सी सीट देंगे, बिल्कुल वो किस आधार पर देंगे, उसके लिए आपको जनगणना करनी पड़ेगी ना। उसी आधार जो डाटा तो वही तो होगा, तब करना पड़ेगा। तो 2026 तक आप नहीं कर सकते। और अगर जैसे आपने अभी क्या किया, जो अभी जो कानून जो बना है वो कैसा अमेंडमेंट हुआ, 2008 में मनमोहन सिंह जी के जमाने में जो राज्यसभा में जो पास हो गया, उस बिल का अमेंडमेंट हुआ। वो जो रखा गया था उसमें अमेंडमेंट हुआ, मतलब उसी में अमेंडमेंट किया, अपने हिसाब से कर दिया, जो भी था करना था वो होगा। तो अगर वो 2002 का अमेंडमेंट बिल होता तो संभवतः हो सकता, क्योंकि उसमें बंदिश लगी हुई है कि 2026 तक तो एक तो डेलिमिटेशन आप सीटें घटा बढ़ा नहीं सकती, एक, और उसमें लिखा उसके बाद जो जनगणना होगी तो उसमें अनुमान ये लगाया जाता था कि 2021 में हो। हमारे यहाँ 2021 में तो हुई नहीं इस बार, क्योंकि होना था। अब 21 के बाद, उसके बाद तो जो जिन्होंने अमेंडमेंट किया होगा उन्होंने ये सोचा होगा 2031 अगली जनगणना तो 31 में होनी थी। 31 के बाद जो डाटा होगा तब जाके इसमें संविधान में उसका सीटें घटाई बढ़ाई डिलिमिटेशन होना था। अभी सुनिए, जब कोई एक्ट बनता है उसमें लिखा जाता है ये कब प्रवृत्त होगा, उसको कहते हैं कमेंसमेंट डेट। जैसे हमारा ये था लोकायुक्त वाला था, जब बना था तो खंडूड़ी जी के जमाने बना था, क्या था 180 दिन के अंदर प्रवृत्त होगा। जो भी कानून बनता है उसमें कमेंसमेंट डेट होती है, कब से लागू होगा। हमारे इस कानून में कोई अनिश्चित है। और एक और चीजें हैं, माना कानून बन गया, बहुत ऐतिहासिक बात तो हो ही गई, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ये आने वाली सरकारों पर निर्भर करेगा। वो चाहे इसको एज इट इज ले ले, चाहे इसमें संशोधन कर ले, जो भी अगली सरकारें आएंगी वो तो लोकसभा में उसका या संसद में उसका अमेंडमेंट करा ही सकते हैं, बिल्कुल करें, और न चाहे तो न करें। कम से कम बड़े बड़े ऐसे कानून हैं जो अभी मैंने आज मेरा आर्टिकल एडिट पेज में कहीं छपा हुआ, ट्रिब्यून में छपा हुआ है, अमर जगह छपा हुआ है, अमर उजाला के में छपा हुआ है, उसमें मैंने लिखा है कि कई ऐसे कानून हैं जो बने लेकिन लागू नहीं हुए। अरे आपका हमारा तो लोकायुक्त कानून 2014 में हो गया था पास, दूसरा जो संसद से आया था उस पर अब जाके प्रक्रिया, अभी सर्च कमेटी बनेगी, तब हाई कोर्ट ने कहा अब हो रहा है। कई कानून ऐसे हैं जो लागू ही नहीं हुए, क्योंकि जब तक उसमें डेट लिखी थी, तब तक अधिसूचना, कोई भी कानून तब लागू, एक्ट तब लागू। ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास। मैं पहले शॉर्ट में पहले सबके वक्तव्य ले लेती हूँ। मैं आपके पास आऊंगी। मोहन काला जी, पहले शॉर्ट में वक्तव्य आप दीजिए कि आप लोगों का क्या कहना है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाए हैं वो भी उनके तरफ से वाजिब सवाल हैं जो वो कह रहे हैं, और खासतौर पर जनगणना की बात इस विधेयक में हुई, लेकिन आप लोग जातिगत जनगणना कह रहे हैं।
देखिए जो राहुल गांधी जी ने कहा जातीय जनगणना को लेकर, वही बात उमा भारती जी कह रही हैं। और उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता रही हैं, फाउंडर मेंबरों में से एक है। वही बात वो भी कह रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी जी की बातें क्यों बुरी लग रही हैं, ये तो उनको उमा भारती जी से पूछना चाहिए। रही बात बिल की बात, तो बिल पर मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि ये बिल बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा जिस तरीके से आपने 2014 से पहले देश में घूम घूम कर बहुत बड़े बड़े भाषण देकर चीख चिल्लाकर तेज आवाजों में कहा था कि हम काला धन लाएंगे, प्रत्येक भारतीयों के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, प्रत्येक भारतीयों को 2 करोड़ सालाना नौकरी मिलेगी, हम लोकायुक्त लाएंगे, हम लोकपाल लाएंगे, हम जो है कृषि कानून लाएंगे, हम यूसीसी की जो बात कर रहे थे, जो क्या बोलते हैं आप, तमाम चीजों पर आप अगर देखें तो मेरा मानना है कि ये बिल भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि आप एक इवेंट मैनेजमेंट वाली पार्टी हैं, आप इवेंट करने में माहिर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये इवेंट ही है कि जिसकी ना कोई तारीख है, ना दिन है, ना समय है, ना तारीख है, पर आप जो है इवेंट बनाने में मशगूल हैं। ये 1980 के दशक का वो बिल है जिसका सपना स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने संजोया था, हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी ने जिनको सजोने का काम किया था। इस देश की मातृ शक्तियों को बराबरी का दर्जा देने के लिए जो सपना राजीव जी ने 1980 के दशक में देखा था, और चाहे वो 1/3 बहुमत पर चाहे पहला बिल हो, चाहे वो 2008 और 2010 के बिल की बात, जैसा कि अभी जयसिंह जी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने अपनी बात में कहा, ये साफ हो चुका। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट के लोग हैं, ये इवेंट करना जानते हैं। ये भी बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा कृषि कानून बिल पर जैसे अपना पीठ थपथपाने का काम कर रहे थे और बाद में फिर मुंह की खानी पड़ी। जिस तरीके से यूसीसी पर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे थे, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी की बात करूं, चाहे मैं देश के प्रधानमंत्री जी की बात करूं, आज कहां है पता नहीं, जबकि 5000 से ज्यादा करोड़ रुपए जो उत्तराखंड में खर्च हो गए यूसीसी पर। तो ये बिल भी उसी तरीके से होगा। पर अगर ये बिल सही नियत के साथ पेश होता तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा गौरवान्वित होने की बात और कुछ नहीं थी, क्योंकि ये कांग्रेस का वो सपना था जो स्वर्गीय राजीव जी ने संजोने का और एक दिशा और दशा तय करने का काम किया था। चाहे स्थानीय निकाय की मैं आपसे बात करूं, चाहे पंचायत के रूप में बात करूं, चाहे विधानसभा के रूप में बात करूं, चाहे लोकसभा के रूप में बात करूं, ये सपना जो था ये साकार हो सकता था। पर भारतीय जनता पार्टी की नियत, जो खोट था उनकी नियत में, ये उसने साफ कर दिया। और नियत में खोट होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि इस देश के अंदर, ठीक है सर आएंगे उस इस देश के अंदर, मैं अपनी बात को, वक्तव्य को खत्म करने से पहले 2 सब लाइनों से अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि ये था भी इसलिए क्योंकि लोगों ने देखा है कि बिल्किस बानो के अपराधियों को किस तरीके से राज तिलक हुआ है, कठुआ रेप कांड में किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और आज हम पॉजिटिव्स की बात कर रहे हैं, मैं पॉजिटिव पे भी आ रहा हूं ना, ठीक है, वो भी चर्चा कर सकते हैं, मैंने पॉजिटिव थिंग पे भी आपको कहा है कि बेहतर होता अगर आप इस बिल को जो है, जो नौटंकी आपने करने का काम किया वो नौटंकी ना कर आप डायरेक्ट महिलाओं को उनका लाभ देने का काम करते तो ये सराहनीय कदम होता। बिल्कुल। डॉक्टर पेनुली, आपका क्या कहना है इस पूरे बिल को लेकर, जब से पारित हुआ है उसके बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन तक? देखिए दिव्या जी, अगर महिला सशक्तिकरण किसी भी रूप में हो वो हमेशा स्वागत योग्य है। और हम एक ऐसे प्रदेश में हैं जिसको बनाने के लिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दी थी, जिसमें से हमारे शहीदों में भी महिलाओं के नाम है, चाहे वो बेलमती चौहान हो, चाहे वो हंसा धनी हो। तो इस प्रदेश के लिए अगर आज केंद्र सरकार पूरे देश में महिला आरक्षण बिल लाती है तो इसका हम स्वागत करते हैं, और महिलाओं का सशक्तिकरण हमेशा होना चाहिए। लेकिन अगर हम महिला आरक्षण की बात करें या महिलाओं की राजनीति में भागीदारी की बात करें तो ये आज की बात नहीं है। 1931 में सरोजिनी नायडू ने सबसे पहले ये बात उठाई थी। उसके बाद ये बात आपकी आगे बढ़ी तो जो संविधान सभा थी उसके अंदर भी ये बात आई थी। उस समय केवल ये बोल के इसको डिस्कार्ड कर दिया गया था कि महिलाओं को अभी राजनीतिक आरक्षण के बजाय महिलाओं को अन्य चीजों में सशक्तिकरण करा जाए, और जब वो सशक्त हो जाएंगी तो अपने आप राजनीति में वो अपना भागीदारी निभाएंगी। उसके बाद 73 एंड 74 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया, जिसके अंदर पंचायती राज में जो है 1/3 का महिलाओं को उसमें आरक्षण मिला। केवल महिलाओं को आरक्षण नहीं बल्कि उनकी जो चेयरमैन की पद होते हैं, चाहे वो आपकी त्रिस्तरीय चुनाव हो या फिर आपका अर्बन बॉडीज का हो, तो
तो उसके अंदर फिर उनके चेयरमैनों को भी रिजर्वेशन हुआ, जो एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अच्छा कदम था। जबकि बहुत सारे प्रदेशों में ये 50% का है, जैसे महाराष्ट्र में है, आंध्रा में है, केरल में है, छत्तीसगढ़ में, इन प्रदेशों में ये जो है ये 50% के ऊपर का है, जो कि एक अच्छा संकेत है देश की आधी आबादी के लिए। अब इस जो आज जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है उसकी बात करें तो 2010 में 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में ये बिल पास हुआ था, और ये बिल जो पास हुआ था वो लोकसभा में गिर गया। उसका केवल एक कारण था कि उसमें ओबीसी महिलाओं का जो आरक्षण था वो नहीं था। अगर एक सर्टेन जो आपकी आबादी है, चाहे वो ओबीसी है चाहे वो अल्पसंख्यक है, अगर उन लोगों को आप इससे हटा के देखते हैं और इससे उनको बाहर रखते हैं, तो ये सरकार की मंशा और सरकार के जो महिला सशक्तिकरण की बात है उस पर क्वेश्चन मार्क आता है। अगर देखिए, अगर हम बात करें कि महिलाओं की भागीदारी इंडिया के पॉलिटिक्स में कब कब रही है, तो 1952 में जो पहली संसद हमारी आई थी उसमें केवल 5% भागीदारी थी, और आज जो 2023 में हम जब बैठ के बात कर रहे हैं तो आज केवल 15% है। केवल 15% भागीदारी है, जो कि आजाद भारत के बाद सबसे ज्यादा है। आज आजाद भारत के अंदर इससे पहले कभी 15% महिलाएं संसद में नहीं पहुंची थी। ठीक, राज्यसभा की बात करें तो उसमें 14% का महिलाओं का भागीदारी है, जो कि टाइम टाइम पे आपको दिख जाती हैं। और अगर हम इसको जो है इंटरनेशनल फॉर्म पे ले जाएं तो इंडिया बहुत पीछे है। दैट इज 24%। अगर एवरेज निकाले हम वर्ल्ड का, तो इस समय महिलाओं के लिए अगर आरक्षण बिल आता है तो वो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इससे महिलाओं के सशक्तिकरण के रास्ते खुलेंगे, इनसे महिलाओं के प्रति जो रूढ़िवादी जो एक तरीके का वो है परसेप्शन है वो चेंज होगा। लेकिन साथ ही महिलाओं को इस आरक्षण बिल के साथ एक दिक्कत ये है कि कहीं महिलाओं को भी अब जैसे क्योंकि जब आपको आरक्षण मिलता है तो उसके साथ जो टैबू आपके साथ जुड़ जाता है, उस टैबू से बचने की जरूरत होगी। और इसमें क्या होगा, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है, महिलाओं के खिलाफ जो कानून है, महिलाओं के जो शिकायतें हैं, उसे संवेदनशीलता के साथ और बहुत सीरियसनेस के साथ संसद में बात होगी। ये इसके अच्छे पहलू हैं जिसकी वजह से महिला आरक्षण बिल का हमें स्वागत करना चाहिए। लेकिन ये केवल एक इवेंट मैनेजमेंट ना बन के रह जाए, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। अभी मैं जयसिंह जी की बात से मुझे मैं थोड़ा डीके पाल जी से वक्तव्य ले लेती हूँ, फिर मैं आऊंगी उस बात पे। जयसिंह जी ने बोला है कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, तो मुझे महात्मा गांधी की एक बात याद आई। उन्होंने एक बार जो अंग्रेजों का प्रस्ताव आया था उसमें कहा था कि ये डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है, तो ये केवल चुनावी जुमला ना हो, ये भी बीजेपी के डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक ना हो। बिल्कुल। डीके पाल जी, आप क्या कहेंगे महिला सशक्तिकरण को लेकर जो इतनी बड़ी पहल हुई है, हालांकि इसमें चुनौतियां बहुत सारी हैं, दोनों को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, चुनौतियां चाहे जो रही हो, लेकिन ये बिल आया और इस बिल के आने का श्रेय हमेशा जो सत्ता में पहले नंबर पर जो सरकार होती है उसे ही जाता है। चाहे 2008 में कांग्रेस लाई हो, चाहे 2002 में भारतीय जनता पार्टी लाई हो, चाहे आज की डेट में ये बिल आया हो। इसमें देखिए दो बातें हैं। इसमें मैं दो बातों को इसलिए चाहूंगा कि वो क्लियर हो। एक तो ये कि देश की किसी भी पार्टी ने इस बिल का विरोध नहीं किया, और मंशा जो सरकार की थी वो कुछ और थी जो निकल के सामने नहीं आ पाई। अगर एक भी देश की कोई भी पार्टी, यानी इंडिया गठबंधन की कोई पार्टी हो या कोई और पार्टी हो या मायावती हो, कोई भी इसका विरोध कर दे होते तो भारतीय जनता पार्टी जैसे दोनों हाथ में लड्डू लेकर के चल रही थी। वो मौका इनको नहीं दिया विपक्ष ने। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं देश की बहनों को, देश की महिला शक्ति को, कि आपको बधाई। और ये पूरे देश के सांसदों का, पूरे देश के चुने हुए लोगों का एक मिश्रण का एक ये फल है, फल स्वरूप ये एक आपको महिला बिल के रूप में आया है। किसी एक पार्टी को उसका श्रेय देना ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा देश के लिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, स्पष्ट कर दूं कि ये निश्चित रूप से अगर ये महिलाओं के हित में जल्दी से जल्दी लागू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कहीं ना कहीं ये बिल
महिला आरक्षण बिल ना होकर के महिला बेवकूफ बनाओ बिल ना बन के रह जाए। मोदी सरकार का ये एक और जुमला मात्र ना बन के रह जाए। ये बिल 2029 से पहले लागू होने वाला नहीं, आपको पता है। ये परिसीमन का मामला है, ये जनगणना का मामला है, और ये अभी होने वाला नहीं है। या तो 2021 में कहना आदरणीय रावत जी का कि ये 2021 में हमारी जनगणना हो जाती तो हमारा 2026 में परिसीमन होना ही होना है। वो होने के बाद में इसको 2029 में लाया जा सकता था, लेकिन ये 2029 तक तो जनगणना होनी है, परिसीमन के बाद जनगणना होनी है, तो इसका मतलब 3 से 4 साल लग जाने। 2030 में जब जनगणना पूरी होगी, पता नहीं किसकी सरकार होगी, और उसके बाद में जब इसका नंबर आएगा, सरकार क्या इस पर पटल पर क्या रखती है क्या नहीं रखती है, वो बात की बात है। तो कहीं वो जो जिस चेक की बात हम कर रहे हैं, पोस्ट डेटेड चेक की, विदाउट चेक पोस्ट डेटेड भी डेट वाले चेक होते हैं। ये तो ऐसा सिक्योरिटी का चेक है जो मोदी सरकार की सिक्योरिटी को प्रमाणित करेगा, बिल्कुल, और उसकी मान्यता को भी प्रमाणित करेगा कि उस समय पर क्या मंशा थी भारतीय जनता पार्टी की, कि कहीं वो दोनों हाथ में लड्डू लेके तो नहीं बैठी हुई थी कि देश के दूसरे पार्टियों को जो है ना वो मतलब वो किया जाए, उनको नीचा दिखाने का काम किया जाए। ठीक है। लेकिन देश की जो जितनी भी कोई पार्टियां हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं, चाहे वो कोई भी देश की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी पार्टी, उन्होंने बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए, देश की उस महिला के लिए जो वहां जो भागीदार है, जो 50% की भागीदार है देश में, उसको हिस्सेदारी दी, उसके लिए बिल लेकर के आए। उसके लिए मैं तालियां बजाता हूं उनके लिए, सबके लिए, सब पार्टियों के लिए। वाकई बधाई के पात्र हैं सभी। जय सिंह रावत जी, जिस तरीके से हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, महिला आरक्षण बिल अब पास तो हो गया है, यहाँ पर उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाना है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सर अगर हम सुने तो वो बात करते रिजर्वेशन और रिजर्वेशन की, ओबीसी का उन्होंने जिक्र किया है, और उन्होंने उनकी भागीदारी भी यहाँ पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जिक्र किया है। आप किस तरीके से देखते हैं रिजर्वेशन ऑन रिजर्वेशन को? देखिए, राजनीतिक दल है वो एक दूसरे बीन में निकालते रहते हैं, अब कुछ तो करेंगे ही। ये अगर ये भी होते, विपक्ष में होते तो बीजेपी वाले भी वैसे ही करते। ये अगर अभी तो लागू ही नहीं हो रहा है, अब ये करना, आप बोलो राहुल गांधी जी आप तो हो सकता है आप कल प्रधानमंत्री बन जाए तो तब आप करना, अभी तो लागू हो नहीं रहा है, इसमें अमेंडमेंट हो सकता है। जो आप एक इसमें खास बात यह है कि 2008 में जो राज्यसभा में पास हुआ था मनमोहन सिंह के जमाने में, अरे उसी का तो अमेंडमेंट है, ये उसी से आगे का है, मतलब बुनियाद वही है जो उन्होंने रखी थी यूपीए जमाने में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने का, ये उसी का अमेंडमेंट है, आगे चल रहा है। तो आप उस समय कर लेते, उसमें वो अलग बात है। सवाल ये है कि इस समय तत्काल लागू कानून के हिसाब से लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि 2002 का जो एक्ट है जो मैंने पढ़ के सुनाया है, उसमें सब लिखा है कि टिल द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड आफ्टर द ईयर 26, 2026 के बाद जो जनगणना होगी उसके आधार पर डिलिमिटेशन होना है, उसके बाद अब जनगणना कब होगी? 2000 जरूरी नहीं है 2029 में या 26 में हो जाए, अभी तो कोई डेट नहीं है। वैसे अब पहले जनगणना में बहुत टाइम लगता था, कई साल लगते थे, तो मैं पढ़ रहा था उन्होंने अब बिल्कुल ऐप बना दिया, थोड़ा डिजिटलाइज कर रहे हैं इसका जनगणना वाले, इस बार थोड़ा हो जाएगा, लेकिन 2029 में या 2034 के लोकसभा चुनाव में हो जाएगा वो भी नहीं कहा सकता। यहाँ तक 39 के चुनाव में भी हो जाए तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, आने वाली सरकारों पर निर्भर करेगा। वो जनगणना जब कराएंगे, अगर हो सकता है ये सरकार तत्काल जनगणना कराती है 2026 अभी जब भी शुरू कराती है, तो उसके बाद वो जो 2029 के बाद जो 2034 में लोकसभा या आम चुनाव होने हैं उसमें शुरू हो सकता है। तो अभी जरूरत है कि या तो इसमें संशोधन कर लें कि मैं 2002 के कानून में वो उसकी तो कोई बात ही नहीं उठी, ना तो मुझे लगता नहीं विपक्ष ने भी वो बात उठानी चाहिए थी। भाई आप कह रहे हैं तत्काल लागू करो, तत्काल कैसे लागू करो? वह कानून है, संविधान में लिखा हुआ है कि 26 तक कर नहीं सकते हैं, उसके बाद ये हुआ। तो इसका यही तरीका था कि आप संविधान संशोधन कर लेते, तब होता है। बहरहाल कानून बना हुआ है, अब कानून तो सजाने के लिए, जैसे कहते हैं ड्राइंग रूम में सजाने के लिए वो कानून, उसका इस्तेमाल तो भी हो नहीं सकता है, आने वाली सरकारों की नीयत पर करेगा, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है, आज तक क्यों नहीं हुआ? ये
ये केवल देवगौड़ा ने शुरू नहीं किया, देवगौड़ा जी के बाद वाजपेयी जी ने निरंतर प्रयास किया, वो 3 बार क्या मनमोहन सिंह जी ने प्रयास किया। लेकिन सवाल ये है, आज माने 542-43 सीट है और 180 सीटें कम हो जाएंगी, वो महिलाओं को चली जाएंगी, तो पुरुषों के पास कितने रह जाएंगे? अब यही बोलो, हमारे 5 सीट है उत्तराखंड की, वहाँ 1 सीट अगर महिलाओं को चली गई, 1 सीट क्या कहते हैं आप अनुसूचित जाति को चली गई, तो कई नेता बेरोजगार हो जाएंगे। ये बोलना आसान है, करना ये सचिन गुप्ता जी, ये दिक्कत है कि आने वाली जो भी सरकारें होंगी, जो पता नहीं, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं, हो सकता है मोदी जी रिपीट करते रहे कई साल, हो सकता है कि दूसरे लोग आए। ये उनकी ईमानदारी पर निर्भर करेगा कि इस बिल को किस ढंग से लागू करते हैं। अमेंडमेंट चाहे तो इसमें भी अमेंडमेंट करा सकते हैं। सचिन गुप्ता जी, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की जहां हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2 चीजें हैं। यहाँ पर जनगणना आपने बात कही है और दूसरा डिलिमिटेशन की बात की है। जनगणना में भी यहाँ पर जो विपक्ष का कहना है, आप जातिगत जनगणना कीजिए। जब आप ओबीसी के इतने हितैषी बनते हैं तो फिर आप उस हिसाब से कितनी जातियों के क्या इस बार आंकड़े हैं उन पर जिक्र कीजिए, उनका जातिगत जनगणना कराइए। आप कितने पक्ष में हैं इस बात के? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस के लिए तो मेरे को सबसे पहले इतना ही कहना है कि जिस बिल को केवल मात्र दिखावटीपन के लिए लाने के लिए जो है इन्होंने देश के सामने रखा और महिलाओं को जो है एक तरीके से जो है गुमराह करने का प्रयास किया कि कांग्रेस आपके लिए प्रयास करे, और इनके सहयोगी दल चाहे वो सपा हो चाहे राजद हो, उनके डर के कारण और इन्होंने या ये प्लानिंग के तहत जो है इन्होंने जो है राज्यसभा में पास हुआ बिल जो है लोकसभा में लाने की हिम्मत तक नहीं करी। तो ये कांग्रेस की हिम्मत दर्शाता है और कांग्रेस का चेहरा दर्शाता है कि कांग्रेस की मंशा क्या थी, राजनीतिक फायदा कौन सी पार्टी लेना चाहती थी। क्योंकि यदि जो है तब भी भारतीय जनता पार्टी जो है साथ थी और भारतीय जनता पार्टी में ने जो है राज्यसभा में इसको समर्थन दिया था और लोकसभा में भी बिल अगर आता तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसकी पक्षधर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने दर्शाया भी है। जहां तक बात है वर्तमान में जो ये महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, तो महिला आरक्षण बिल अगर पास हो गया है तो निश्चित रूप से इसमें आगे चल के जो भी महिलाओं के हित में होगा भारतीय जनता पार्टी उसको करेगी। लेकिन जो पार्टी जो है अपने कार्यकाल के पूरा जो है 10 साल का कार्यकाल जो है देश केंद्र में उन्होंने चलाया है और उसके बाद भी जो है वो महिला आरक्षण बिल को ला नहीं पाई, पास नहीं करा पाई, तो आज जब ये महिला आरक्षण बिल जो है एक तरीके से कानून बन गया है और निश्चित रूप से जो है जब ये कानून बना है तो जल्दी जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन भी करेगा। लेकिन कुछ कानूनी व्यवहारिक है, कुछ दिक्कतें समस्याएं आती है। जल्दबाजी में किए हुए कार्य जिस तरीके से जो है कांग्रेस की हमेशा से जो है लेकिन सचिन जी, जैसे कि जयसिंह रावत जी ने अभी कहा और उसके बाद वो पूरा नहीं हुआ। सचिन जी, यहाँ पर जो जयसिंह रावत जी ने कहा, जो जयसिंह रावत जी ने कहा कि यहाँ पर जिस तरीके से जयसिंह रावत जी ने कहा है कि अगर आप लोगों को जल्दी बिल लेकर आना है, अगर लागू करना है जैसा कि विपक्ष कह रहा है, तो 2002 के जो क्लॉज हैं उसको अमेंड कर दीजिए, उसकी भी कोई चर्चा यहाँ पर नहीं हुई है। नहीं, देखिए जो संविधान की व्यवस्था के अनुसार ही जो है देश और संसद चलेगा ना। अब अगर कोई विधेयक कोई कानून बन गया उसके अंदर एक अड़चन आ रही कि 2026 से पहले हम लोग इसमें जो है इस कानून को नहीं बना सकते, जनगणना नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो है थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। लेकिन पॉसिबिलिटी ऑफ अमेंडमेंट भी तो है, पॉसिबिलिटी ऑफ अमेंडमेंट भी तो है। बार बार जो ये पीडीपी चेक की बारी आ रही है, तो ये भी मैं बताना चाहता हूँ, देश की जनता भली बात जानती है कि भ्रष्टाचारियों की टोली नहीं है कि जहाँ पर जो है लेकिन आपने कहा संविधान के हिसाब से चलेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी ऑफ अमेंडमेंट में तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। गारंटेड ईमानदार नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसपे जनता को विश्वास है, जिससे जनता लगातार मोह लगा रही है। जो इनकी पार्टी की मंशा है, देखिए जो इनकी पार्टी की मंशा है ना, जो मोदी जी की मंशा है, वो कहते तो हैं कि हमारा सचिन गुप्ता जी आपकी बात का जवाब डीके पाल जी देना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। इनकी मंशा साफ हो गई है। ये इनका यही बिल नहीं, इनके बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो जुमले के रूप में यहाँ पर स्थापित है। एक बिल की बात नहीं कर रहे हम लोग, ये बिल केवल ये जुमला है और इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अभी फिलहाल इस बिल की बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि टाइम कम होता है। इसमें इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये जुमला भर मात्र है। सचिन जी प्लीज सुन लेते हैं उनकी बात को। चिंता करिए, इसमें देखिए इन्होंने इतना स्पष्ट कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी की जो करनी और कथनी है
वो उसी कार्यकर्ता से ही प्रदर्शित होती है। ये तो कहते हैं हमारी कार्यकर्ता हमारी पार्टी की ताकत है, भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, वो कार्यकर्ता है। एज ए कार्यकर्ता गुप्ता जी ने इस देश के अंदर प्रवक्ता जो भी है, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये एक जुमला भर मात्र है, ये कब लागू होगा कब नहीं होगा हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ये ना होए क्योंकि इन्होंने बहनों के साथ धोखा कर दिया है। ये धोखा हो गया है। हमारा ये कहना नहीं कि ये कानून नहीं बना, कानून बना है, आम आदमी पार्टी के समर्थन से कानून बना है, कांग्रेस के समर्थन से कानून बना है, सब लोगों के समर्थन से कानून बना है। अगर वो समर्थन न करते तो ये कानून अप्लाई ना हो पाता। सचिन जी, दिव्यदर्शनी जी, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने राम मंदिर का वादा किया था वो पूरा किया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने धारा 370 हटाने का वादा किया था, धारा 370 हटाई। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने अल्पसंख्यक महिलाओं को कहा था कि हम आपको आपका अधिकार दिलाएंगे, 3 तलाक से आपको निजात दिलाएंगे, निजात दिलाने का काम किया। ये वही भारतीय जनता पार्टी जिसने अपने एजेंडे में लिखा था कि हम 33% आरक्षण महिलाओं को देंगे, वो हमने देने का कार्य किया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते नहीं थी ना सचिन जी, सर हमारा छोटा सा सवाल ये है कि जिन कानूनों की आप बात कर रहे हैं सर, जिन कानून की आप बात कर रहे हैं उन कानून में ऐसा कोई बहुत बड़ा टेक्निकल एरर या टेक्निकल लिमिटेशन आप लोगों की नहीं थी जिसमें ये कहा जाए कि इससे पहले लागू नहीं हो सकता, लेकिन इस पर्टिकुलर जो विधेयक है उसके लिए आपके पास 2026 की लिमिटेशन है। वही हम कह रहे हैं कि अगर आप लोग जल्द लागू करना चाहते हैं, क्या आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकते हैं, 2002 के भी उसमें हो सकता है। अब नहीं होगा। इस बिल को लाने से पहले बिल्कुल आप कह रहे हैं, लेकिन 2002 के बहुत बड़ा कानून बना है और इसको जो है अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। बात को समझिए थोड़ा सा। ये अब 2002 पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है। आने वाले समय में महिलाओं को लाभ मिल सके, इसमें कोई लूप पॉइंट ना बचे जिससे महिलाओं के 33 आरक्षण में कोई समस्या उत्पन्न हो सके। तो यदि सरकार जो है इसको बड़े आराम से, ये मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि बारीकी से इसके जो है व्यवस्थाओं को लागू करना चाहती है, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि जो है किसी को जो है कोई आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन हाँ, इसकी स्टे लेने की जो है, जिन पार्टियों ने इस पे कोई काम नहीं किया, जो पार्टी कभी इसके लिए अब आवाज उठाने की बात नहीं करी, जिन्होंने आवाज दबाने का काम किया, मोहन काला जी, ठीक है, कांग्रेस से ये सवाल है सर, ठीक है मोहन काला जी, आप लोगों से मेरा एक छोटा सवाल है। चैनल पर बैठकर ये बहुत जल्दबाजी का फैसला था, आप लोगों ने भी समर्थन किया है, आप लोगों ने समर्थन दे दिया है। देखिए कांग्रेस तो समर्थन की शुरुआत से रही है, कांग्रेस ने बिल लाने का काम ठीक है, सचिन गुप्ता जी, ये राजीव गांधी जी का देखा हुआ सपना था, कांग्रेस का देखा हुआ सपना था। अब आप सवाल सुन लीजिए, मोहन काला जी सवाल सुन लीजिए, मोहन काला जी सवाल सुन लीजिए, ठीक है सवाल सुन लीजिए, 92 में इसका विरोध कर रहे थे, ठीक है सवाल सुन लीजिए, काला जी सवाल, उनका सवाल हो गया, उनका सवाल हो गया है। आप ये सवाल नहीं, मेरा सवाल सुनिए, आप सवाल सुनिए, आप सवाल सुन लीजिए प्लीज सर, ठीक है। का बयान 2010 ठीक है, कायम रहेंगे या फिर अब वो कायम नहीं रहेंगे? उन्होंने कहा था ना, योगी आदित्यनाथ जी ने तो कहा था 2010 में कि महिला आरक्षण बेईमानी है। मैंने तो नहीं कहा था, दिव्यदर्शनी जी ने तो नहीं कहा था, डॉक्टर जी ने तो नहीं कहा था, डीके पाल ने तो नहीं कहा था, अरे योगी आदित्यनाथ जी का बयान था। ठीक है, समय की कमी से मेरे सवाल पे आ जाते हैं, विरोध कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी, मेरे सवाल पे आ जाते हैं मोहन काला जी। मेरा सवाल आप लोगों से ये है मोहन काला जी, किसी भी दल ने विरोध किया तो बताइए, ठीक है, किसी भी उन लोगों ने नहीं किया, प्रधानमंत्री ने भी उसके लिए आपका शुक्रिया अदा किया है कि जो लोग बिल फाड़ने का काम करते थे आज उनको भी समर्थन देना पड़ा, उन्होंने कहा था, ठीक है, ठीक है। लेकिन मोहन काला जी, यहाँ पर सवाल आप लोगों से है, सवाल आप लोगों से है। हमने समय पर, चाहे आप 110वें संशोधन की बात करें, चाहे आप 112वें ठीक है, ठीक है, एक मिनट, चाहे आप काला जी, चाहे आप 74वें, आप लोगों को पता है, लेकिन सवाल सुन लीजिए ना, सवाल, समय की कमी, आप सवाल सुन लीजिए। 15 लाख से ज्यादा महिलाएं स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व कर रही है मैडम, तो वो बात तो एविडेंट है, वो बात एविडेंट है, आप वो बात एविडेंट है, वो बात एविडेंट है। अब आप एक बात समझिए, एक संघ के प्रचालक थे, ठीक है, इनका एक पत्र वायरल हुआ था। मोहन काला जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए मोहन काला जी, ठीक है, आप उनका जवाब देने नहीं बैठ रहे सर, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है मोहन काला जी, धन्यवाद करना चाहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने किया, ठीक है,
कहते हैं आपने एक्सेप्ट किया कि मोहन जल्दबाजी काला का जी, फैसला एक है। ही बात पे मत अटके रहिए सर। मैं बात कर रही हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो राहुल गांधी ने की। उसमें उन्होंने कहा आप ओबीसीज का, आप लोग जातिगत जनगणना कीजिए, जबकि जातिगत जनगणना का जिक्र इस विधेयक में नहीं किया गया है। आप लोग कहते हैं ओबीसीज के आप बहुत हितैषी बनते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि चुनाव के लिए सभी ओबीसीज हो, पिछड़ा जाति हो, सब सब उनके पास जाते हैं, लेकिन इस बिल में नहीं है। इस बिल में नहीं है। 27% आरक्षण की बात हो रही थी, यही भारतीय जनता पार्टी थी ओबीसी के आरक्षण पर जो विरोध कर रही थी। आज इसीलिए आज ये जो विधेयक, ये जो बिल की आप बात कर रहे हैं ना, ये इसीलिए पेचीदा हुआ है, ये इसीलिए इसमें पेच फंसा है। आपने 89 में और अगर 89 में और आपका क्या बोलते हैं 92 में जो माननीय इस बिल पर जो है कांग्रेस ने काम किया था, उस पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2002 में, अभी जो जयसिंह जी बात कर रहे थे 2002 की, उस पर पेच फंसाने का काम जो 26 तक का था। और मैं पहली बार देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, 2011 की जनगणना के बाद 2021 में जनगणना होनी थी। भारतीय जनता पार्टी की नियत पर सवाल इसलिए खड़े होते हैं। चलिए मान लिया 2020 में कोरोना था, चलिए मान लिया 2021 में कोरोना था, 2022 में तो नहीं था, 2023 में तो नहीं था। अगर आपने महिलाओं को तोहफा देना था तो आपने जातीय समीकरण, जातीय जनगणना क्यों नहीं की? जातीय जनगणना क्यों नहीं की आपने? सवाल खड़े होंगे ना, सवाल खड़े होंगे ना, क्यों नहीं की आपने? किसने करनी थी जनगणना? जनगणना किसने करानी थी आप मुझे बताइए। मोहन काला जी, जनगणना किसने करानी थी मुझे बताइए। मुझे बताइए, हम जनगणना की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे जातीय समीकरण जनगणना की बात कर रहा हूँ। और आप जब ओबीसी को जब आप ओबीसी इससे बाहर रखेंगे, जब आप अनुसूचित जाति को इससे बाहर रखेंगे, जब आप SC ST को इससे बाहर मोहन काला रखेंगे, तो आप जी, किस तरीके सिंपल से सी बात है, आप सेंसस और जातिगत जनगणना को मिक्स मत कीजिए। आप मिक्स मत कीजिए सर। सेंसस अलग होता है, जातिगत जनगणना अलग होती है। वो लोग सेंसस की बात कर रहे हैं, वो लोग सेंसस की बात कर रहे हैं। जातीय समीकरण के अलावा, जनगणना के तो अलावा आप लोग क्यों आप कहते मुझे हैं? बताइए ना दिव्या जी, जातीय जनगणना के अलावा क्या आप सीटें रिजर्व कर देंगी? ठीक है, सीटें आ जाएंगी क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ ना भारतीय जनता पार्टी से। अगर डॉक्टर आप इस पिनोली, बात को कह रही हैं तो आप भी बताइए ना, यही क्या सवाल जातीय आप लोगों से समीकरण है के कि जातीय जनगणना के अलावा क्या आप सीटें इस रिजर्व करने विधेयक का काम में कर देंगे जनगणना क्या? की कि बात कौन हुई, सी लेकिन होंगी? जातिगत यही तो सवाल जनगणना की खड़े हो बात रहे हैं। और नहीं सवाल हुई, खड़े लेकिन क्यों हो रहे कांग्रेस उसकी मांग हैं? उठा रही है, यही आप उसकी सवाल तो बात खड़े हो करते रहे हैं, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है। देखिए दिव्या जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा जातीय जनगणना और जनगणना की बात है, इससे पहले हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये जो बिल 96 में प्रमिला दंडावते जो जनता पार्टी की सांसद थी और महाराष्ट्र से आती थी, उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल लाया था। जब 92 के बाद 73 और 74 अमेंडमेंट के बाद ये बात डस्टबिन में चली गई थी, उसके बाद जो इसको लाना और जिंदा करने का जो श्रेय जाता है वो प्रमिला दंडावते को जाता है। और उनके साथ एक समाज सेविका जिनका नाम रंजना कुमारी था, जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस बिल के लिए जी जान लगाई। और ये बिल इन्होंने जो है 96 में HD देवेगौड़ा की सरकार में लेके आई थी और 97 में वो गिर गया था। उन्होंने भी बोला था कि ओबीसी महिलाओं को इससे आप बाहर नहीं रख सकते हो। इसमें जातीय जनगणना का एंगल इस वजह से आता है। दूसरी बात कि अभी जब हमारे ओबीसी को इससे बाहर, ओबीसी और अल्पसंख्यक, ये एक बहुत बड़ा एक वर्ग है जिसको हम अगर आरक्षण का लाभ दे रहे हैं तो इन लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, इन महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। क्यों केवल इनका, क्या ये भारत की महिलाएं नहीं है क्या? जो प्रधानमंत्री बोलते हैं महिला बंधन बिल, क्या इनका बंधन नहीं करते हैं प्रधानमंत्री जी? क्या उनके लिए ये बिल नहीं होना चाहिए था? दूसरी बात, ये सब अभी बेमानी है, क्योंकि मेन चीज जो है वो ये है कि ये बिल अभी लागू होना नहीं है। इस बिल को 4, 5, 8 साल लगेंगे अभी लागू होने में। अगर ये तब लागू होना था तो संसद का विशेष सत्र इतने पैसे खर्च करके, ठीक है, सरकार ने क्यों बुलाया? ये तो अगले सेशन आते हैं, लगातार सेशन आने थे। इतने करोड़ों रुपयों को फूकने का क्या मतलब है? जनता की गाड़ी कमाई का क्या मतलब है? तो इसको आपको समझना पड़ेगा। सचिन जी, जवाब देखिए, ये केवल एक, मैं इसको पूरा करूं, ये केवल और केवल 2024 की पिचिंग माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस संसद में जनता के टैक्स पेयर के करोड़ों के पैसों से करी है। क्योंकि इस बार आपने देखा होगा 18 से 19 के बीच में प्रधानमंत्री जी के 2 भाषण हुए। उससे पहले जब उनसे जवाब देने की बात करते थे तो आप 14 से लेके और आज
2023 तक अगर आप उठा के देखोगे तो केवल 2 बार प्रधानमंत्री जी आए जहां पे वो किसी बात का जवाब देने के लिए आए, और वो भी तब जब विपक्ष ने उसके ऊपर लगातार और लगातार जो प्रधानमंत्री के ऊपर जो है कटाक्ष करा। तो ये प्रधानमंत्री की मेक ओवर के लिए ये मुझे लगता है कि इन्होंने विशेष सत्र बुलाया। विशेष सत्र की जरूरत क्या थी? नेचुरल सत्र में ये आ सकता था जब ये तुरंत लागू नहीं हो रहा था, और अगर तुरंत लागू नहीं करना था तो भैया ये क्या केवल G20 के बाद प्रधानमंत्री के फेस को मेक ओवर करने के लिए और 24 की एक एक्सरसाइज करने के लिए ये देखा जाएगा। ठीक है, सचिन गुप्ता जी जवाब दीजिए इस बात का कि विपक्ष ये कहता है कि आप लोगों ने विशेष सत्र बुलाया, ठीक है, लेकिन महिला आरक्षण बिल जब इस बार लागू ही नहीं होना था, उसको इतना समय लगेगा, परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा, सेंसस होगा, उसके बाद जाके कहीं हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो फिर इस बार विशेष सत्र क्यों? देखिए, पहली बात तो विशेष सत्र बुलाने का अधिकार सरकार को है, सरकार बुला सकती है, किसी भी सरकार हो सबको अधिकार है। दूसरा जो है विशेष सत्र बुलाने के बाद जो है ये नहीं कि उसके अंदर जो है कोई खाली वो सत्र खाली गया है या देश का पैसा बर्बाद हुआ। उस सत्र के अंदर एक महत्वपूर्ण बिल जो पिछले कई सालों से जो है अटका हुआ था, जिसकी देश की आधी आबादी को जिसकी इंतजार था, जो देश की आधी आबादी का अधिकार था, उस अधिकार को कानून बनाने के लिए ये सत्र बुलाया गया और निश्चित रूप से वो कानून बना। इसलिए मैं इस बात को सिरे से नकारता हूँ कि देश के पैसे को जो है बर्बाद किया गया या देश के पैसे को जो है उपयोग। ये तो ग्रीष्मकालीन सत्र में हो सकता था, मानसून सत्र में हो सकता था, शीत सत्र में हो सकता था। अगर विशेष सत्र बुलाकर भी जो है देश के लिए कानून बनता है, जब आधी रात को आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलाई जा सकती है, तब देश का पैसा आपको याद नहीं आता। मेक ओवर के लिए सत्र बुलाया गया। देश का पैसा याद नहीं आता। जब आपका जो है दामाद जी जो है लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति बना लेते, तब आपको देश का पैसा याद नहीं आता। आज देश की आधी महिलाओं को आबादी ठीक है, आपने ये बात तो बता दी कि जुडिशरी है सरकार की, देश के हितैषी है, महिलाओं के हितैषी है, या जो है विपक्ष का जो है एक तरीके से प्रवक्ता है। ठीक है सचिन जी, आपने अपनी बात रखी इस बात को लेकर। सरकार की जुडिशरी है, वो स्पेशल सत्र बुला सकती है। दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठा कि ओबीसी को आप कैसे बाहर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अभिन्न अंग है उस समाज का, जो आबादी है इस देश की। अरे इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी की नेता उमा भारती जी ने तो आज पर कच्चे उड़ाने का काम कर दिया। दिव्यदर्शिनी जी इनके 30% आरक्षण दिया है तो आज और किस तरीके से धमकियां देने का काम किया, उनसे पूछिए ना। भारतीय जनता पार्टी की नेता है इन्हीं की उमा भारती जी। को लाभ मिल सकेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने का काम करेगी। और वो पार्टियां इस बात में बोलने का अधिकार है जिनकी राष्ट्रीय सुपर पावर जो एक महिला रही हो, महिला आरक्षण बिल ला ना सके, तो जो है उन पार्टियों को इस पे कोई नैतिक अधिकार नहीं है। तो आपको शर्म करनी चाहिए कि आपकी पार्टी की आज तक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नहीं हो रही। पार्टी की सरकार जो है ये कांग्रेस के लिए गर्व की बात है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जो है महिलाएं रही, और भारतीय जनता पार्टी के एक भी, अरे भारतीय जनता पार्टी की एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दीजिए 11 में से। अरे 11 अध्यक्षों में एक महिला का नाम बता दीजिए। आपका चाल चरित्र चेहरा दुनिया जान चुकी है अब, और मातृ शक्ति भी अच्छे से जान चुकी। 11 में से एक महिला का नाम बता दीजिए। अरे एनी बेसेंट से लेके सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी नाम गिनवा दूंगा मैं आपको, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है। सर संचालक एक बता दीजिए संघ की जो महिला रही हो, जो भारतीय जनता पार्टी की एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दीजिए महिला रही हो। अरे कौन सा चाल चरित्र आपका, आपका चाल चरित्र चेहरा दुनिया जानती है। ऐसा लगता है अरे इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग को इवेंट, आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगाना बंद कीजिए। सचिन जी, एक मिनट। अरे ये इवेंट मैनेजमेंट के लोग हैं। देखिए दिव्यदर्शिनी जी, आरोप तो उमा भारती जी ने भी लगाए हैं। क्या कहेंगी आप? उमा भारती जी ने लगाए हैं। उमा भारती जी से इन्हीं से पूछ रहा हूँ ना, इन्हीं से पूछ रहा हूँ कि उमा भारती जी ने भी तो आज आरोप लगाए हैं सैकड़ों। क्यों चुप है? उमा भारती जी कांग्रेस की है क्या? यूकेडी की है क्या? आम आदमी पार्टी की है क्या? अरे उमा भारती जी ने परकच्चे उड़ा दिया आज इनके। ठीक है, उनको सुन लीजिए। सचिन जी, पॉलिटिक्स इज अ फीलिंग। सचिन जी, समझ में आता है पॉलिटिक्स इज अ फीलिंग। यहाँ पर हर जो आपका एक्शन होता है उसका एक पॉजिटिव रिएक्शन होना जरूरी है। वो आज हमने देखा है कि जो देश की आधी आबादी है वो बहुत खुश है इस बात से कि जो कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ था वो क्लियर हो गया है। अगर आपने धरातल पे, अगर दिव्यदर्शिनी जी आपने धरातल पे अगर अपने रिपोर्टर को भेजकर रिपोर्टिंग कराई होगी ना, तो आपको इसकी खुशी पता चल जाएगी कि आप कितनी महिलाएं खुश हुई थी। ये आपकी रिपोर्टिंग से पता चल जाएगा, क्योंकि इनके चाल चरित्र फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और डीके पाल जी आपसे शुरुआत करूंगी। अब क्योंकि महिला आरक्षण बिल का रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में अभी भी कई टेक्निकलिटीज हैं, आप क्या उम्मीद आगे कर रहे हैं? देखिए, आज जो ये
प्रकरण इन्होंने, प्रकरण ही कहूँगा मैं इसको, जो सत्र बुला के किया है, ये महिलाओं के हित में नहीं है, ना देश हित में है। अच्छा होता कि एक साधारण, या तो ये वाकई जो अधिनियम, जो संविधान का अधिनियम 2002 है उसमें अमेंडमेंट करते, अमेंडमेंट हो सकता था 4 महीने 6 महीने पहले है, उसमें अमेंडमेंट बहुत सारे इन्होंने अधिनियम में अमेंडमेंट्स किए हैं, अपने फायदे के लिए बहुत कुछ किया इन्होंने। ये बहनों के लिए एक फायदे के लिए तुरंत उसको लागू करने के लिए एक अमेंडमेंट इसमें कर देते, 2002 के अमेंडमेंट अगर उसमें कर देते तो ये अभी पॉसिबल था लागू करना। जैसे जय सिंह रावत जी ने बोला, संविधान की प्रक्रिया भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जुमला भर मात्र है, ये बहनों को बेवकूफ बनाने जैसा जुमला है। तो इससे क्या होगा, अभी शॉर्ट में प्लीज, समय कम है। इंस्टेंटली तो इनको थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है आज की डेट में, लेकिन जैसे जैसे 2024 का चुनाव आएगा, इनकी सारी पोल खोल खुल जाएगी और वही बहनें इनको 2024 के चुनाव में सबक भी सिखाएगी। डॉक्टर पेनोली, फाइनल कमेंट सर। देखिए, राजनीति में आरक्षण तो ठीक है, मिलना चाहिए महिलाओं को, इसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन इसके साथ महिलाओं के जो आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नए अवसर और नए नए इनके स्किल डेवलप होने चाहिए। अगर आप जो है किसी जमीनी स्तर पर अगर चेंज आता है तो तभी व्यापक स्तर पर चेंज आ सकता है। खाली जुमलेबाजी और 2024 की ये पिचिंग जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें करी है, ऐसा ना हो जाए कि जैसे नागरिकता कानून बना, पास हुआ, आज तक नहीं आया। उत्तराखंड का भू कानून चुनाव से पहले गया, आज तक नहीं वापस आया। यूसीसी में पैसा खर्चा हुआ, आज तक पता नहीं चला। तो कृपया जो मातृशक्ति है उसके भावनाओं के साथ ना खेलें, और जो भी इसमें अड़चने थी तो ये सामान्य सत्र में आ सकता था अगर भाजपा की मनसाई थी, लेकिन ये मेक ओवर और इवेंट मैनेजमेंट का गेम जो प्रधानमंत्री मोदी ने करा है, ये चलो इनकी फायदे में, इन्होंने कुछ देश का फायदा तो करा। बिल्कुल। मोहन काला जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, मैंने पहले भी शुरुआत में कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस तरीके से कृषि कानून था, जिस तरीके से लोकपाल था, जिस तरीके से 2 करोड़ रोजगार थे, जिस तरीके से प्रत्येक खाते में 15 लाख थे, जिस तरीके से यूसीसी था, जिस तरीके से आपका जो है सीएए था, जिस तरीके से आपका चाहे मैं तमाम जो जिस तरीके से बिलों पर बात हुई थी और किस तरीके से उन बिलों को वापस लेने का काम फिर हुआ। इस देश में एक कानून बना था, कृषि कानून, आप फायदे गिनवा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, फिर बाद में ये हुआ कि उसे वापस लेना पड़ा। तो ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके से होगा, और इस सपने को देखने का काम भी कांग्रेस ने किया था, इस सपने को संजोने का काम भी कांग्रेस ने किया था, और इस सपने को साकार करने का काम भी कांग्रेस करेगी। सचिन गुप्ता जी को और भारतीय जनता पार्टी को भूलना नहीं चाहिए, ये कांग्रेस का सपना है और साकार तो होकर रहेगा। और ये किसी भी तरीके से, आज आपने जिस तरीके से आप ग्राउंड जीरो पर अगर आपकी रिपोर्टिंग हुई होगी तो महिलाओं ने भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा, या जो कहावत थी ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, अब भारतीय जनता पार्टी को भी लोग पहचान चुके हैं। पर भारतीय जनता पार्टी को मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से 2010 में कांग्रेस ने इसको राज्यसभा में पेश करने का काम किया था, जिस तरीके से इस पर काम करने का काम 82 से लेकर और 89 से लेकर 92 से लेकर और 2010 तक कांग्रेस ने किया, इसको, इस बिल को पूर्ण तरीके से इस देश में लाने का काम कांग्रेस करेगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना सचिन गुप्ता जी, यहाँ पर आपको बेशक विपक्ष समर्थन मिल गया है, लेकिन अभी भी टेक्निकलिटीज तो हैं ही, साथ ही साथ सवाल भी बहुत है विपक्ष की ओर से, किस तरीके से उनको जो है सफाइस कीजिएगा? देखिए, कांग्रेस सपना बहुत देखती है और मुंगई लाल के हसीन सपने कांग्रेस को मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी ने देश से पिछले 10 सालों में जितने वादे किए थे वो एक एक करके भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की उन वादों को 15 लाख आए क्या खाते में? मोहन काला जी, आपने अपना समय ले लिया, में से रोजगार दे दिया क्या साल में? ठीक है मोहन काला जी, फाइनल कमेंट। सोनिया गांधी का, अरे 2 करोड़ रोजगार मोहन काला जी, आपने अपना समय ले लिया है, प्लीज फाइनल कमेंट। फिर यूसीसी फाइनल कमेंट है, डिस्कशन नहीं है सर, उन्हें कंप्लीट करनी थी। सचिन गुप्ता जी, फाइनल पे बात कर लीजिए। सचिन गुप्ता जी, ठीक है सचिन गुप्ता जी, फाइनल कमेंट प्लीज, फाइनल कमेंट। लोकप्रियता जो है विपक्ष के लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, झूठ की दुकान है, झूठ की दुकान है, झूठ की दुकान है, झूठ की तो ये दुकान। सवालिया निशान उठा रहे हैं। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के साथ है और 2024 भी जो है नरेंद्र मोदी जी जो है अरे कृषि कानून पे भी यही कह रहे थे आप, प्रधानमंत्री कृषि कानून पे भी यही कह रहे थे आप।
विपक्ष के लोग जो है बौखला रहे हैं। अरे कृषि कानून पे भी यही कह रहे थे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने ये बहुत बड़ा जो है उपहार के रूप में जो है उनको दिया है। इसका सभी को स्वागत संसद ने जी, लिया आप है। सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि देश की आधी आबादी की चिंता और ख्याल इस विधेयक के माध्यम से रखा गया है, लेकिन काफी सारी चुनौतियां अब भी सरकार के सामने हैं, क्योंकि पहले डिलिमिटेशन होगी, सेंसस होगा, उसके बाद जाकर इसे लागू किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि जो विपक्ष सवाल उठा रहा है और जो टेक्निकलिटीज हैं उसको कैसे पूरा किया जाता है और समय पर इसे लागू किया जाता है। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।